जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, ठीक है। इसी के द्वारा जो है ये वैकेंसी जो है फॉरेस्ट गार्ड निकाली गई है। और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.cbsc.bic.nic। इसी के पे जो है आप इसे ऑनलाइन फिल कर सकते हो, ठीक है। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को, देख लेते हैं जो है ये जो है वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन जो आई है वो 21/7/2020 को ही आई है। और ये जो है 21/7/2020 से ही इस फार्म को जो फिल किया जाना स्टार्ट हो चुका है। अब हम आगे नीचे देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसी बात करूंगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जो आरक्षण जो मिलने वाली है वो उसके बारे में देख लेते हैं, किस किस के लिए कितना कितना सीट आवंटन किया गया है। समान वर्ग के लिए 186, पुरुषों के लिए आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उसके लिए 41, अनुसूचित जाति के लिए 72, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 46। उसी तरह से आप देख सकते हो पिछड़ा वर्ग के लिए 125 और पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 7%। और साथ ही साथ आपको यह भी, अगर आप महिला हो तो आपके लिए 35% सीट जो है वह रिजर्व कैटेगरी में है। और इससे प्लस जो है यहाँ पे अगर आप पिछड़े वर्ग की महिला हो तो उसके लिए भी 60 सीट जो है रिजर्व रखा गया है। तो काफ़ी अच्छे महिलाओं के लिए भी है और अच्छा सीट है, लगभग 484 टोटल सीट हो जाते हैं सबको जोड़ने पे। अब हम देख लेते हैं आगे, जो है आरक्षण हो चुका है, महिलाओं के लिए प्रावधान हो चुका है, जो 35% जो है सीट मिलती है। अब देख लेते हैं कौन कौन इस फार्म को फिल कर सकता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, वनरक्षी पद के लिए आवेदन हेतु पात्रता जो है आप देख सकते हो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए वह चाहिए आपको 12 या फिर 12 के समकक्ष, यानी कि आपको 12 जो क्लास है वह पास होनी चाहिए। अप्लाई वाले इसे फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि आप जो है 10+2 की शिक्षा जो है उत्तीर्ण हो गए हो तभी आप इसे फिल कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। तो शैक्षणिक योग्यता हो चुका है 10+2। आगे हम देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हो आप एज के लिए समान आरक्षित, देखो एज जो इसमें मांगा गया है वो एज है 18 से लेकर 23 तक। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको एज जो है आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 23 तक। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो उसके लिए भी कोई अलग से प्रावधान नहीं है, उनका भी जो है 18 से लेकर 23 तक है। जनरल सभी के लिए 18 से लेकर 23 तक है। यही अगर आप पिछड़े वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हो तो आपके लिए एज जो चाहिए वो 18 से लेकर 25 तक है। एक बात और मैं बता देता हूँ, ये जो एज का आरक्षण और सीट का जो आरक्षण है वो सभी जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के रहने वाले हैं उन्हीं के लिए ही जो है लागू होता है। बाकी अदर स्टेट का आप फेल कर रहे हो तो आपको ऐसा कोई भी आरक्षण नहीं मिलने वाला है। तो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो एज चाहिए वो चाहिए 18 से लेकर 25 तक, महिला हो चाहे पुरुष हो दोनों के लिए सेम है। आगे देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। एज जो है इसमें दिया गया 18 से लेकर के 28 वर्ष तक, यानी कि आपका अभी तक एज 28 नहीं हुआ है या 28 तक है तो आप जो है इस फार्म को भर सकते हो। लगभग जो इसमें जो छूट दी गई है वह दी गई है ओबीसी यानी कि ईबीसी और बीसी के लिए 2 वर्ष, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष, और वही जो है आप देख सकते हो ये 5 वर्ष दिया गया है आपका डायरेक्ट एससी और एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। और ये जो एज की गणना होगी वह मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष, जो आपकी मैट्रिक का आपने एग्ज़ाम दिया है उसी के जो है आधार पे आपकी एज की गणना की जाएगी। अब देख लेते हैं जो शारीरिकी मापदंड आपकी जो है शारीरिकी फिजिकल आपकी क्या होनी चाहिए जो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल में बात कर लेते हैं तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई जो चाहिए शारीरिक माप में 160, ठीक है, 160 चाहिए आपको। हाँ देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देना, अनुसूचित जाति है यहाँ पे है अनुसूचित जनजाति और यहाँ पे अन्य दिया हुआ है। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो, एससी एसटी बिलोंग करते हो तो आपकी न्यूनतम एज जो चाहिए, जो आपकी हाइट चाहिए वो चाहिए 160 सेंटीमीटर। जबकि आप अन्य हो, चाहे वो ईबीसी हो, बीसी हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग या फिर जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 165 जो है आपकी हाइट चाहिए। दूसरा चीज़ में इम्पॉर्टेंट है
जो है सीना फुलाना, ठीक है ना, पुरुषों को सीना फुलाना होता है तो न्यूनतम सीमा जो है सीना जो है बिना फुलाए 79, और अनुसूचित SC ST के लिए और अन्य के लिए जो है चाहे वो EBC या BC या फिर जनरल उसके लिए 81, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वह है सीना का न्यूनतम फुलाव जितना होना चाहिए वह दोनों के लिए सेम है, SC ST या फिर अन्य EBC BC या जनरल सबके लिए सेम है। सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि वो 79 है तो उसमें आप 5 को जोड़ दोगे आपका हो जाएगा 84, तो आपका बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 84। उसी तरह से EBC BC और जनरल के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाने के साथ आपका होना चाहिए 81 + 5 यानी कि 86। अब यहाँ पे जो कि फॉरेस्ट गार्ड का एक अलग स्पेशल ही चीज़ होता है वह यह है कि पैदल चलने की क्षमता, आपकी जो क्षमता है वह कितनी होनी चाहिए। क्षमता के बारे में बात करते हैं तो आपकी जो पैदल चलने की क्षमता है, जैसा कि ये फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम है, जॉब है, तो इसमें तो आपको फॉरेस्ट में सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा, ना ही कोई व्हीकल्स मिलेगा ही नहीं। तो पैदल चलने की जो क्षमता होनी चाहिए आपको 4 घंटे में लगभग 25 किलोमीटर, और यही जो है आपको एग्ज़ाम जो आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा उसमें जो है आपका यही एग्ज़ाम में भी दिया जाएगा कि 4 घंटा में आपको 25 किलोमीटर तय करना होगा। इसमें जो है कोई भी अलग अलग नहीं है, चाहे आप SC ST हो या फिर आप EBC BC जनरल हो, सभी के लिए सेम है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको तय करनी होगी। नेक्स्ट अब आते हैं महिलाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट है। महिला में जो है महिला की न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए वह होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और सिर्फ SC ST के लिए, ठीक है, और अन्य कोई भी होगी तो उसके लिए आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए होगा। पैदल चलने की क्षमता महिलाओं को जो है 4 घंटे में 14 किलोमीटर, और ये भी जो है दोनों सेम है। इसमें महिलाओं में सीना फुलाने की कोई भी बात नहीं हुई है। महिलाओं को सिर्फ 2 चीज़ को फॉलो करना है, एक तो न्यूनतम ऊंचाई और दूसरा पैदल चलने की क्षमता। अब हम बात कर लेते हैं नियुक्ति जो चयन प्रक्रिया होगी वह कैसी होगी, ठीक है। जो प्रक्रिया होगी वह जो है 2 चरणों में होगी, ठीक है। पहली तो होगी आपका लिखित परीक्षा, ठीक है, पहली होगी आपकी कौन सी परीक्षा, लिखित परीक्षा होने वाली है जो कि 10+2 स्तर का होने वाला है। और ये जो पेपर जो होगा आपका इसमें वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, लेकिन अगर हिंदी का जो अगर प्रश्न रहेंगे, क्योंकि इसमें हिंदी भी रहता है, इसके सिलेबस में आपका हिंदी इंक्लूड है, अगर आपका हिंदी भी उसमें आ रहा है, प्रश्न हिंदी के रहेंगे वो सिर्फ हिंदी में रहेंगे, लेकिन आपके जो प्रश्न पत्र रहेंगे वो 2 लैंग्वेज रहेंगे, एक इंग्लिश में रहेंगे दूसरा हिंदी में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न पत्र जो रहेगा वो लगभग 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, और 2 घंटे में एग्जाम में जो है वह जो प्रश्न पत्र होगा वह 100 नंबर का 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 100 होंगे, अब वह होंगे 4 भाग में। प्रश्नों की संख्या 100 होगा और वह 4 भाग में होगा, और आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा वो दिया जाएगा 120 मिनट, मतलब कि आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, और आपको प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए जो है 4 नंबर दिया जाएगा, यानी कि टोटल मार्क्स की बात करें तो मार्क्स हो जाएगा आपका 400, और प्रश्नों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100। और जो प्रश्न होंगे वो मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 यानी 4 भागों में रहेगा 100 प्रश्न। 30 जो प्रश्न रहेंगे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो करंट अफेयर हैं उससे रहेंगे। वो दूसरा इसी भाग में रहेगा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र, शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न, ठीक है। इस 30 प्रश्न में आपको करंट अफेयर भी इंक्लूड है, साथ में आपका हिस्ट्री भी, भूगोल भी और पॉलिटिक भी, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है आपके 30 प्रश्न में इंक्लूड हैं। जो भाग 2 में देखते हैं 25 जो प्रश्न रहेंगे वो साइंस के पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 10वीं कक्षा के है ना। अच्छा, ये जो भाग 2 है यह 25 नंबर के जो पूछे जाएंगे वो आपको मैथ पूछे जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक लेवल के मैथ पूछे जाएंगे भाग 2 में। भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया। अब भाग 3 में बात कर लेते हैं तो 25 नंबर के जो पूछे जाएंगे ना वो आपके साइंस से पूछे जाएंगे, आपके क्लाइमेट चेंज से पूछे जाएंगे, साइंस से, इन्वायरमेंट से। तो 25 नंबर आपको आप मान सकते हो मोटा मोटी साइंस के प्रश्न होंगे। और आते हैं लास्ट आपका आता है भाग 4 जो कि रहेगा आपका हिंदी का प्रश्न, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये चारों जो है 4 भाग में है। पहला 30 नंबर के लिए है, दूसरा 25 प्रश्न है, तीसरा 25 प्रश्न है, और चौथा जो है आपका ये जो है बाकी के प्रश्न जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया आप देख सकते हो 25, 25, 50 और 30,
80 नंबर, ठीक है ना। 80 नंबर के आपके प्रश्न इधर रहेंगे और हिंदी के जो प्रश्न हैं वो आपके लगभग 20 हिंदी के प्रश्न भी रहने वाले हैं, तो आपको हिंदी पे भी फोकस करना होगा। अब हम आगे देख लेते हैं। और एक चीज़ में इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो है नेगेटिव मार्किंग में इसमें दिया जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम में नेगेटिव, खासकर बिहार के एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है आपको नेगेटिव मार्किंग भी दिया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग जो जो रूल है, इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। उस बार प्रत्येक प्रश्न के देखिए यहाँ पे आपको को नंबर जब आप पढ़ोगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता चलता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटेगा, यानी कि 1/3 जो है आपका इसमें कटने वाला है अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो, यानी कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। और तो इसमें कुछ और एक चीज़ लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें जो न्यूनतम अंक जो लाना है आपको, वह सामान्य वर्ग से अगर आप आते हो तो आपको 40 मार्क्स लाना है। पिछड़ा वर्ग से आते हो तो आपको 36.5% अंक लाना है। पिछड़ा वर्ग जो एनेक्सेक्चर जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हो तो आपको न्यूनतम मार्क्स 34% लाना है। और बाकी SC ST अगर हो तो आपको 32% जो है मार्क्स लाना है। मतलब कि इससे अगर कम आप नंबर लाते हो तो आप ऐसे भी डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। इसके बाद जितना भी कट ऑफ जाएगा उस हिसाब से आपको मार्क्स लाना है। ये तो आपका लिखित परीक्षा हो गया। इसके बाद हम बात कर लेंगे, ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम लिखित परीक्षा। जो भी लिखित परीक्षा को पास करेंगे वह आ जाएंगे द्वितीय चरण में, ठीक है ना। फिर जो है द्वितीय चरण में आ जाएंगे और द्वितीय चरण में जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, यानी कि फिजिकल एग्ज़ाम होगा आपका। और इसमें जो है फिजिकल एग्ज़ाम में अगर आप अगर पास करते हो फिजिकल एग्ज़ाम में, आपको वही है कि लगभग जो है 4 घंटा में 25 किलोमीटर चलना है। यही आपका फिजिकल परीक्षा होगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस फिजिकल एग्ज़ाम अगर आप दे देते हो, लेकिन आपका जो कट ऑफ बनेगा, आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो बनने वाला है आपका लिखित परीक्षा से। तो आपको लिखित परीक्षा में ज़्यादा फोकस करना होगा। यही एक खास बात है इस जो है एग्ज़ाम का, कि आपका जो बनता है वह कट ऑफ जो देखिए मेरिट लिस्ट जो बनता है वह बनता है आपका लिखित परीक्षा से। तो आपको लिखित परीक्षा में देना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 घंटे में आप 25 किलोमीटर आराम से तय कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको परीक्षा के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। कट ऑफ इसकी अच्छी आती है। मैं कुछ दिन के बाद इसके कट ऑफ की, प्रीवियस ईयर की और इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी उसके बारे में भी वीडियो लाऊंगा। और साथ ही साथ इसकी तैयारी के लिए भी मैं अपने अच्छे मटेरियल वाले प्रश्न लेके आऊँगा जो आपकी इस एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तब तक आपको हमारे चैनल बने रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब